तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं ये भी एक इंडियन हॉरर मूवी का एक जेम है। इस मूवी का नाम है हॉन्टेड 3D, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी एंड अभी इसी साल फेब में इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसकी बात ना ही करे तो अच्छा है। पर हाँ, ये मूवी बहुत तगड़ी है। इसकी स्टोरी काफी ट्विस्टेड है जिसे देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। एंड हाँ, इसकी एंडिंग भी काफी कंट्रोवर्शियल है बिकॉज उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। नहीं समझ में आया? पूरी मूवी देखो समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर रेहान, जो अमेरिका से पढ़ाई खत्म करके दिल्ली आया था क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। तो उनके एक जरूरी बिजनेस को हैंडल करने के लिए वो गाड़ी से कोटा जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक ढाबे में रुकता है। वहां हम एक भिखारी को देखते हैं जिसे वहां ढाबे का मालिक भगा देता है। अब उसे ऐसा बेबस देखकर रेहान उसके पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो उससे पैसे नहीं लेता और उसे कहता है कि तेरा ही तो इंतजार था, बड़ी देर लगा दी आने में, वो काम तेरे से ही होगा, सिर्फ तेरे से ही। और ये कह कर वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इसके पापा का बिजनेस का काम था वो एक्चुअली में ये था कि इसे यहाँ कोटी में एक बंगला था जिसे उसे बेचना था। अब इसे तभी पता चलता है कि उस बंगले का जो केयर टेकर था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, इसलिए फिर ये जाता है हॉस्पिटल उसे देखने के लिए। और ये काफी शॉकिंग बात थी क्योंकि उस केयर टेकर की उम्र ज्यादा नहीं थी, इसका मतलब उसका अटैक डर की वजह से आया है। इसके बाद उस बंगलों के दो और नौकर रेहान से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उस केयर टेकर को वहाँ बंगले में रह रही आत्मा ने मारा। एंड अब इस हादसे से वो दोनों नौकर भी काफी डर गए थे एंड इसीलिए अब वो भी वहाँ काम करने से मना कर देते हैं। अब रेहान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई आत्मा वगैरह का काम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, बट वो नहीं मानते और उसे बंगले की चाबी देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद रेहान अकेला वहाँ जाता है तो हम देखते हैं कि जंगलों के बीच वो एक बंगला था। अब इसके बाद ये सारी बातें वो अपने पापा को वीडियो कॉल पे बताता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि ये सब अफवाह उनके राइवल्स बिजनेस वाले फैला रहे हैं ताकि हम ये प्रॉफिटेबल डील ना कर सकें। 10 दिन में मित्तल साहब आ रहे हैं घर देखने के लिए, तब तक ये रूमर्स जो भी चल रहे हैं इन्हें खत्म करवाओ वरना वो ये घर नहीं खरीदेंगे। अब रेहान के पास 10 दिन थे। अब इसके बाद वो इस बंगले में घूमता है और उसे वहाँ एक पियानो मिलता है और उधर ही एक किताब भी मिलती है जिससे कुछ ट्यून्स वो उसमें बजाता है। लेकिन तभी रेहान को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ एक बंद कमरा था जिसका लॉक टूटा डला हुआ था एंड वहीं एक लड़की की तस्वीर भी थी एंड वहाँ शीशे पर भी उसे एक हाथ का निशान भी दिखता है। अब ये सब रेहान को काफी अजीब लग रहा था। अब रात में ठीक 3 बजे वहाँ बंगले में एक किताब अपने आप गिर जाती है, जिसके बाद रेहान नींद से जाग जाता है और उस किताब को रख ही रहा होता है तभी उसे एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और वो वहाँ फिर से खिड़की पर एक हाथ का निशान था। तभी वहाँ एक लड़की का खून से सना हाथ आता है। अब रेहान उस दरवाजे खोलकर अंदर रूम में देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे बेड के नीचे उस लड़की का पैर दिखता है जो अंदर चला जाता है। वो नीचे देखता है तो वहाँ सब कुछ गायब था। अब रेहान को भरोसा हो गया था कि साला यहाँ कोई आत्मा का चक्कर तो है। अब अगले दिन रेहान उस बंगले के मालिक से मिलता है जो उसे बताता है कि ये बंगला उन्हें 70 साल पहले उसके परिवार वालों ने खरीदा था यहाँ रहने वालों से। एंड देन अब रेहान अपने पापा के द्वारा मित्तल को ये बंगला बेच रहा है। अब रेहान जब उसे पूछता है कि बंगला हॉन्टेड है क्या तो वो डर जाता है ये सुनते ही, लेकिन उसे ये बंगला बेचना भी तो था, इसलिए फिर वो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अफवाह है। अब इसके बाद रेहान को प्रूफ इकट्ठा करना था ताकि वो ये सब साबित कर सके कि ये बंगला हॉन्टेड है एंड इसीलिए फिर वो हर जगह वहाँ कैमरा लगा देता है और वो इंतजार करता है। रात के ठीक 3 बजे उसे आवाज आ रही थी पियानो की। वो जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़की की आत्मा पियानो बजा रही थी, लेकिन जैसे ही अब रेहान उस रूम में जाता है तो वहाँ से वो आत्मा गायब हो जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई होकर गया है एंड तभी वो उस तरफ को जाता है तो वहाँ एक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है एंड देन वहाँ शीशे से उसे अंदर वहाँ एक लड़की फांसी पर लटकती हुई दिख रही थी। अब वो जैसे तैसे उस रूम में जाता है फिर से वहाँ से सब कुछ गायब हो गया था। अब बाथरूम से भी उसे आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाता है तो वहाँ एक बास्केट में उसे एक दूसरी लड़की का सर डाला हुआ मिलता है। अब ये देखकर उसकी फट जाती है एंड देन फिर वहाँ एक झूमर भी आकर गिरता है। अब इसके बाद वो पूरी रात सो ही नहीं पाता। अब सुबह सुबह होने पर रेहान अपने कैमराज में रिकॉर्डिंग देखता है तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब इसके बाद तभी वहाँ एक शख्स आकर उसके घर से कुछ चुरा कर भागता है। अब रेहान उसका पीछा करता है तो वो बंदा उसके बंगले से थोड़ा दूर आकर रुक जाता है और वो शख्स और कोई नहीं वही भिखारी था। एंड यहाँ में बताया भी जाता है कि ये कोई भिखारी नहीं है बल्कि एक सूफी था, लाइक बाबा टाइप,
एंड फिर उसे बताता है कि वो यहाँ इसीलिए उसे लेकर आया ताकि वो बंगले की आत्मा हमारी बातें ना सुन पाए। अब वो उसे बताता है कि वहाँ उस लड़की की आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है। एंड देन फिर वो एक फूंक मारकर उसका जो जख्म होता है उसे हील कर देता है। अब रेयान अंदर जाकर बैठकर सोच रहा था उस लड़की को लेकर, तभी वहाँ एक किताब अपने आप गिर जाती है और उसमें उसे उसी लड़की का लेटर मिलता है और फिर उसे उसके घर की कहानी पता चलती है कि 80 साल पहले यहाँ मीरा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी एंड उसकी एक नैनी भी यहाँ पर थी जिसने उसे बचपन से पाला था, जिसका नाम था मार्गरेट। अब एक दिन हमें दिखाया जाता है कि मीरा के जो माता पिता थे वो किसी रिलेटिव की शादी के लिए जाते हैं और मीरा का क्योंकि एग्जाम चल रहे थे इसलिए वो मार्गरेट के साथ घर पर ही रुकती है। अब मीरा एक प्रोफेसर अय्यर के पास पियानो सीखने जाती थी। अब मीरा उन्हें जाकर बताती है कि वो कुछ दिन पियानो सीखने नहीं आ सकती बिकॉज उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं तो उसे घर पर ही रुकना होगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो प्रोफेसर अय्यर है वो काफी आरामी है और उसकी गंदी नजर थी मीरा पर, तो वो उससे कहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें क्लास दे दूंगा। अब वो एक दिन उसके घर आता है उसे क्लास देने। अब उसी दिन उसका जो नौकर था उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है एंड मार्गरेट भी अपने काम से बंगले से बाहर चली जाती है। अब अय्यर को ये परफेक्ट मौका मिल गया था क्योंकि अब मीरा अकेली थी, इसलिए अब वो जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तब ये मीरा एक कैंडल होल्डर उठाकर उसके सर में मार देती है जिसकी वजह से अय्यर मर जाता है। अब उसके बाद मार्गरेट जब वो घर वापस आती है तो उन्होंने पुलिस वगैरह को भी बुला लिया था और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है कि अय्यर ने ही गलत करने की कोशिश करी थी, इसलिए मीरा को कोई जेल वगैरह नहीं होती। लेकिन तभी एक रात जो अय्यर था वो आत्मा बनकर मीरा के पास आता है कि जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाया अब मरने के बाद करूंगा। एंड उसके बाद फिर अय्यर, उसके नौकर किशन, उसके बाद उनके ड्राइवर और फिर मार्गरेट उन सबको मार देता है। एंड अब मीरा अकेली थी और अब अय्यर रात में आकर उसकी रोज इज्जत लूटता था एंड उसे वो वहां से बाहर भी नहीं निकलने देता था। अब ये रोज सह सह कर वो पागल हो गई थी, इसलिए वो सोचती है इससे मुक्ति पाने की और फिर वो अपनी जान दे देती है। लेकिन उसकी आत्मा को भी अय्यर वहां से जाने नहीं देता एंड अब वो उसकी आत्मा के साथ भी वो सब कर रहा था एंड आज तक मीरा की आत्मा यहीं फंसी हुई है अय्यर की आत्मा के साथ और इसीलिए तो मीरा चीख चीख कर भीख मांगती है बचाने की। अब ये सब जानने के बाद रेहान फैसला करता है कि वो मीरा को बचाएगा एंड अब वो जाता है एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के इन्वेस्टिगेटर से मिलने जिसका नाम था प्राची एंड उन्हें वो जाकर सब कुछ बताता है। अब अगले दिन प्राची उसके साथ इस बंगले में आती है। अब अंदर घुसते ही उसे काफी हैवी इविल स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस होने लगी थी। अंदर जाकर उन्हें एक पुराने से रूम में कुछ वीडियो फुटेजेस मिलती हैं जो कि मीरा के घर की थी। अब वो उसे देख रहे थे लेकिन तभी फिर से अय्यर की आत्मा का एहसास प्राची को होता है। अब वो काफी डर जाती है और वहां से जाने लगती है और वो उसे भी वार्न करके जाती है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, तुम उसे नहीं मार पाओगे और उसे ये भी कहकर जाती है कि उसे आत्मा का नाम मत लेना क्योंकि उससे वो और ताकतवर होता है एंड उसे गुस्सा भी आती है। अब उसके जाने के बाद जो रेहान था वो अंदर आता है और चिल्ला चिल्ला कर अय्यर अय्यर करने लगता है क्योंकि उसे उस पर गुस्सा आ रही थी एंड देन फिर अय्यर उस पर हमला करके उसे बाहर फेंक देता है। अब अगले दिन फिर से वो सूफी आता है, रेहान से मिलता है। अब रेहान उसे कहता है कि मैं मीरा की मदद कैसे करूं और अब वो सूफी उसे कहता है कि अगर तुम्हें उसकी मदद करनी है तो तुम्हें पहले उसके दर्द से जुड़ना होगा, उसके दर्द को फील करो एंड वही तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाएगी। अब इसके बाद रेहान रात में बैठकर पियानो बजाता है और वो सारी मीरा की ट्विंस थी एंड वो बजाते हुए मीरा को ही याद कर रहा था कि कैसे कैसे उसने क्या क्या सहा होगा एंड ऐसे ही करते करते वो पियानो पर ही सर रख कर सो जाता। अब अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक्चुअली में 80 साल पीछे आ गया था। अब उसे पता चलता है कि जिस दिन अय्यर मरता है उसी के एक दिन पहले वो आ गया था एंड इसीलिए फिर वो भाग कर जाता है, मीरा से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। अब अगले दिन जब अय्यर अपनी हरकतें करने वाला था तभी रेहान वहाँ फूल देने के बहाने आ जाता है एंड फिर वो वहीं बैठकर उसकी पियानो की धुन सुनने की जिद करता है। लेकिन अय्यर उसे बोलता है कि ऐसे डिस्टर्बेंस होती है और इसीलिए वो रेहान को भगा देता है। रेहान कहता है ठीक है तो मैं बाहर खड़ा होकर पियानो की धुन सुनता रहूंगा। अब वो बाहर खड़ा होता है तभी पीछे से अय्यर एकदम से आकर उस पर हमला कर देता है एंड फिर वो जाकर मीरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब रेहान जैसे से होश में आता है और अब वो भाग कर जाता है मीरा को रोकने के लिए, उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मीरा ने अय्यर को मार दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब रेहान हॉस्पिटल में था तभी उसे मिलने आती है मीरा। अब वो बताना चाहता था कि अय्यर एक आत्मा बन चुका है एंड वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ही फिर से रेहान बेहोश हो जाता है। तभी फिर हम देखते हैं कि उसी रात हॉस्पिटल में अय्यर की आत्मा रेहान से मिलती है और उसे कहती है मुझे पता है
तो 80 साल आगे से आया है इसे बचाने के लिए, पर तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन जब रेहान जाता है तो वो देखता है कि उनका जो नौकर था वो तब तक मर गया था और अय्यर ने अपना खेल चालू कर दिया था। अब वो उनके घर जाकर उन्हें सब कुछ सच बताता है कि वो 80 साल आगे के टाइम से आया उसे बचाने के लिए, लेकिन मीरा उसकी ये सारी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे वहां से भगा देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा और मार्गरेट कहीं जा रही थी बाहर, तभी रास्ते में फिर से उन्हें रेहान मिलता है और अब हमें दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। तो रेहान जब मीरा के पास आया था उसे बताने के लिए सब कुछ, तो उसने चुपचाप उसके कान में बोल दिया था कि उसे बाहर भगा दो, और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो अय्यर की आत्मा उस घर में थी वो उसकी बातें ना सुन पाए, और इसीलिए अब उसने उन्हें यहाँ बुलाया था। इसके बाद फिर वो उसने एक लेटर देता है एंड उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या था कि आत्मा जो होती हैं वो कुछ लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती, इसलिए वो लेटर के द्वारा ही उनसे बात कर रहा था और उन्हें कहता है कि वो उसके साथ चले। अब वो उन्हें अपने साथ ले जाता है चर्च के एक फादर के पास। अब फादर को वो सब कुछ बताते हैं तो फादर कहते हैं कि इस अय्यर की आत्मा को हराना काफ़ी मुश्किल है, मैं इस काम में अंजाम नहीं दे पाऊंगा, बट यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारी मदद हो सकती है। एंड हाँ, आत्मा रात के 3 बजे सबसे शक्तिशाली होती है, इसलिए तुम दोपहर में ही निकलना दरगाह के लिए, और मैं यहाँ रुक कर मंत्र पढ़ता रहूंगा उस आत्मा से तुम्हें बचाने के लिए। अब अगले दिन वो 3 बजे दोपहर में निकलते हैं दरगाह के लिए। अब इसके बाद जब थोड़ी थोड़ी रात होने लग जाती थी तो अय्यर जाग जाता है और पूरे बंगले में मीरा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब वो बंगले से बाहर निकलता है मीरा को ढूंढने के लिए और उनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है और उनका फिर पीछा करता रहता है। हमें दिखाया जाता है कि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए वो रास्ते में एक होटल में रुक जाते हैं। अब वहाँ पर सब सो रहे थे, लेकिन तभी रात के 3 बजते हैं एंड मार्गरेट जो थी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देती है जो उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन से आ रही थी। अब वो जाकर उस फ़ोन को उठाती है, लेकिन वो अय्यर था एंड फिर वो उसे पोजेस कर लेता है एंड फिर वो सीधा आता है मीरा पर अटैक करने। तभी रेहान आकर उसे बचा लेता और एक क्रॉस की मदद से वो उसे पीछे कर देता है एंड फिर वो मीरा को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकलते हैं। इधर हम देखते हैं जो फादर थे वो अपने मंत्र पढ़ रहे थे, तभी उन्हें अलमारी से कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड वो जाते हैं उसे खोलने, तो उसमें एक सांप था जो आकर उन्हें डस कर मार देता एंड ये काम भी अय्यर का ही था। अब आगे वो दरगाह के पास पहुंच गए थे, लेकिन अब 1 किलोमीटर उन्हें पैदल ही चलना था और अब वो जल्दी से जाने लगते हैं, लेकिन अय्यर मार्गरेट की बॉडी में वहाँ आ जाता है और उड़ उड़ कर उन पर हमला कर रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे दरगाह तक पहुंच गए थे। अब वो दरगाह में जैसे तैसे उसका एक पैर छुपा देते हैं और जैसे ही ऐसा होता है जिसके बाद वो तड़पता है और वहां से भाग जाता है। अब दरगाह के अंदर जाते कर देखते हैं तो वहां वही सूफी था जिसे रेहान को यहाँ आने का रास्ता बताया था। अब उन्होंने एक राज की बात बताता था कि अय्यर को कैसे पता चल जाता है मीरा की लोकेशन, क्योंकि जब अय्यर मरा था तो उसका जो खून था वो मीरा की लॉकेट पे लग गया था, इसलिए वो इससे पूरा कनेक्ट हो रखा है। अय्यर को खत्म करने के लिए तुम्हें पूरी तरह उसे नष्ट करना होगा। इंसान 5 तत्वों से बना है, पानी, हवा, आग, मिट्टी और आत्मा, और उन्हें इन 5 चीज़ों को खत्म करना होगा। यहाँ से थोड़ी दूर एक चमत्कारी कुआं है जिसमें ये 5 तत्वों को डालकर तुम अय्यर को खत्म कर सकते हो, और वो सूफी उन्हें एक पोशन भी देता है जिससे वो अय्यर को दूर भगा सकते हैं। अब हवा तो हर जगह प्रेजेंट ही होती है, पानी तो उन्हें उस कुएं से मिल ही जाएगा, मिट्टी और आग जो थी वो उन्हें दे देता है सूफी, और आत्मा के लिए ये लॉकेट है क्योंकि इस पर अय्यर का खून लगा हुआ है। तो बस अब उन्हें इन सब चीजों को उस कुएं में डालना था। अब सूफी कहता है कि ध्यान से, क्योंकि इस दरगाह से बाहर आते ही अय्यर दोबारा तुम्हारे पीछे आ जाएगा। अब वो भागते हुए जल्दी से पहुंचते हैं उस कुएं तक, और रात भी हो गई थी। अब वो जाकर सब कुछ डाल देते हैं, बस लॉकेट बचा हुआ था। तभी अय्यर आकर उन्हें रोक लेता है। अब वो सूफी बाबा ने एक पोशन दिया था जिसे मीरा उस पर डाल देती है और वो थोड़ी देर के लिए दूर भाग जाता है। तभी अय्यर फिर चालाकी करता है और उनके पीछे से अटैक करता है, जिससे उनका जो पोशन था वो गिर कर टूट जाता है। अब उन दोनों को वो पकड़ लेता है। तभी मीरा जैसे तैसे उस लॉकेट को कुएं में फेंक देती है, लेकिन वो अंदर ही पानी में जाने से पहले ही फंस गया था। अब रेहान जल्दी से नीचे जाता है। इधर जो अय्यर था वो मीरा के साथ जबरदस्ती करने में बिजी था, और यहाँ रेहान जाकर उस लॉकेट को पानी में गिरा देता है एंड बस अय्यर उस कुएं में खिंचा चला जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब रेहान रस्सी खींचकर बाहर आ रहा था, तो वहां से वो लकड़ी टूट जाती है जिससे रस्सी बंधी थी, और नीचे जाकर उस कुएं में गिर जाता है। एंड फिर हम देखते हैं तो रेहान दोबारा से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया था। अब वो अंदर जाकर उस बंगलों में देखता है तो सब कुछ ठीक हो गया था, और उसे वहाँ मीरा का एक लेटर भी मिलता है जिसको पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद मीरा काफी दुखी हो गई थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला एंड उसके बाद उसने शादी करी एंड उनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम उसने रेहान रखा, क्योंकि रेहान ने ही
उसकी जिंदगी को बचाया था। अब इधर जो कंट्रोवर्शियल चीज है वो ये है कि जो रेहान जो इसका बच्चा था वो यही रेहान है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि 80 साल पहले ये सारी चीजें हुई थी और मीरा उस समय में कुछ 25 साल की होगी, शादी वादी करी होगी देन, तब भी यार रेहान ये तो नहीं हो सकता, ये तो उसके पोते की उम्र का होगा। और कंट्रोवर्शियल ये इसलिए भी बना देता है क्योंकि रेहान के साथ इस फिल्म में एक गाना भी था जिसमें इन दोनों की किसिंग भी होती है, तो अगर यही रेहान होता है तो इसका मतलब ये इसका बेटा है। सो या मतलब फिर तो ये काफी कंट्रोवर्शियल हो गया ना। तो चलो इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी? अगर अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो कर दो। और अगली मूवी मुझे कौन सी कवर करनी है वो भी बताना कमेंट्स में। एंड अब ये मूवी तो खत्म हुई, लेकिन तुम्हें ऐसी और मिस्टीरियस मूवी देखनी है तो तुम इधर क्लिक करके देख सकते हो, कसम से रिग्रेट नहीं करोगे। चलो फिर मिलते हैं।